हाँ तो बच्चों, आज हम उत्प्लावकता एवं वायुमंडलीय दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब कुएं से हम बाल्टी के सारे पानी निकाल रहे होते हैं, तो जब बाल्टी है वो पानी के अंदर रहता है या पानी के तल में रहता है, तो जो हम दाब लगाते हैं वो हमको जो भार होता है वो कमी लगता है, और जैसे ही वो ऊपर आता है तो हमको भारी लगने लग जाता है। उसी प्रकार हम और देखते हैं कि जब किसी पात्र में पानी रखा हुआ है और उसमें कोई भी हम गेंद को या कोई कारक को अंदर की ओर ले जाते हैं और जैसे उनको छोड़ते हैं तो वह तुरंत ही ऊपर आ जाती है। तो ये सभी होता है, ये सभी के कारण हमारा उत्प्लावकता होता है। ठीक है, तो उत्प्लावकता किसको बोलेंगे? तो इसके लिए पहले अपन देखते हैं उत्प्लावन बल किसे होता है। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं अपन उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावक बल किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर डाला जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं अपन उत्प्लावक बल, जिसके कारण जो वस्तु होता है वह द्रव से ऊपर की ओर आती है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। ठीक है ना, तो इसी उत्प्लावक बल के कारण कोई भी वस्तु होती है, जब इनको हम द्रव में डुबोएंगे तो यह ऊपर की ओर आ जाती है। और इसी उत्प्लावक बल के कारण कोई भी वस्तु जब द्रव के अंदर होता है तो हमको वो हल्की महसूस होती है। और वस्तु के इसी गुण को, जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोला जाता है? उत्प्लावकता। ठीक है क्या? तो उत्प्लावकता किसको बोलेंगे? उत्प्लावकता किसी द्रव या गैस की ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं उत्प्लावकता। ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे
जिसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर या किसी वस्तु की ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे उस वस्तु की उत्प्लावकता कहते हैं। और इसी उत्प्लावकता के कारण कोई भी वस्तु होती है वह किसी द्रव में तैरती है। ठीक है, आइए देखते हैं इस उत्प्लावकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। तो उत्प्लावकता को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक होता है वस्तु का आयतन, पहला कारक कौन सा है, वस्तु का आयतन। देखते हैं कि वस्तु का आयतन किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यदि किसी वस्तु का आयतन अधिक होती है तो उसकी उत्प्लावकता का मान भी अधिक होगा, और साथ ही यदि वस्तु का आयतन का मान कम होगी तो उसकी उत्प्लावकता का मान भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, वस्तु का आयतन अधिक होने से, वस्तु का आयतन अधिक होने से उत्प्लावकता का मान अधिक व आयतन कम होने से आयतन कम होने से उत्प्लावकता का मान कम होती है। ठीक है, तो पहला कारक प्रभावित करने वाला कारक है वो होता है वस्तु का आयतन। यदि वस्तु का आयतन को हम अधिक करेंगे तो उत्प्लावकता का मान अधिक होगा, और आयतन कम होने से उत्प्लावकता का मान भी कैसे होगी, कम होगी। ठीक, दूसरा कारक है, देखते हैं, वो है द्रव का घनत्व। दूसरा कारक उत्प्लावकता प्रभावित करने वाले कारक है द्रव का घनत्व। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। यदि किसी भी द्रव का घनत्व अधिक होती है तो उनकी उत्प्लावकता का मान अधिक हो जाती है, और घनत्व को कम करेंगे तो उत्प्लावकता का मान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द्रव के घनत्व के घनत्व के मान कम होने से उत्प्लावकता कम व घनत्व का मान अधिक होने से उत्प्लावकता का मान अधिक होती है।
ठीक है। तो ये है उत्प्लावकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो उत्प्लावकता को केवल दो कारण प्रभावित करते हैं। पहला कारक होता है वस्तु का आयतन, जिसमें आयतन अधिक होने से उत्प्लावकता का मान अधिक होगी और आयतन के कम होने से उत्प्लावकता का मान कम होगा। तथा दूसरे कारक जो होता है वो है द्रव का घनत्व, कि द्रव का घनत्व का मान यदि अधिक होता है तो उत्प्लावकता का मान अधिक होगा और द्रव के घनत्व का मान कम होगा तो उत्प्लावकता का मान कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन किसी भी वस्तु होता है द्रव में किस प्रकार से तैरती है या उसके तैरने का नियम। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु उस द्रव में तैरती है या उस द्रव के अंदर डूब जाती है। इनके लिए नियम देखते हैं। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर दो बल कार्य करता है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर निम्न बल कार्य करता है। किसी भी वस्तु को हम द्रव में डुबोएंगे तो उस वस्तु पर दो बल कार्य करता है। पहला होता है वस्तु का भार, W, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। जो कि क्या करता है, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो पहला होता है वस्तु का भार W, जो कि ऊर्ध्वाधर किधर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करेगा। और दूसरा होता है उत्प्लावक बल। दूसरा बल होता है वह होता है उत्प्लावक बल, जिसको अपन यहाँ पर W डैश से निरूपित कर देते हैं, जो ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबोएंगे तो उस पर दो बल कार्य करता है। एक होता है उसका स्वयं का भार, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, और दूसरा होता है उत्प्लावक बल, जो ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं कि दोनों में कौन सी स्थिति होती है और कब वस्तु द्रव पर तैरेगी और कब वस्तु द्रव के अंदर डूब जाती है। तो पहला स्थिति देखते हैं। पहला कंडीशन अपन देखते हैं कि जब वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक होगा। यदि W बड़ा है, W डैश, अर्थात किसी वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक होगा। तो जब किसी वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक होता है तो वह वस्तु होती है
उस द्रव के अंदर डूब जाती है। ठीक है, देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये द्रव है, पात्र में द्रव रखा है। यदि वस्तु के भार को उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक रखेंगे, मतलब नीचे की ओर लगने वाला बल का मान ऊपर की ओर लगने वाले बल के मान से कैसा होगा, अधिक होगा, तो संभव है कि जब नीचे की ओर अधिक बल लग रहा है तो जो वस्तु होता है वो द्रव के अंदर डूब जाती है। ठीक है ना। अतः यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक होता है तो वस्तु द्रव के अंदर डूब जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि हम किसी भी वस्तु पर नीचे की ओर अधिक बल लगाएं, ऊपर की ओर कम बल लगाएं, तो वस्तु नीचे की ओर ही जाएगी। अतः जब वस्तु का भार होता है उसके उत्प्लावक बल के मान से अधिक हो जाता है तो वस्तु होता है वो किसी भी द्रव के अंदर डूब जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या होता है। सेकेंड कंडीशन, यदि वस्तु का भार होता है वह उसके उत्प्लावक बल के मान से कम हो जाता है। जब वस्तु का भार को उनके उत्प्लावक बल के मान से कम मानेंगे, मतलब वस्तु जो नीचे की ओर बल लगाता है वो ऊपर की ओर लगने वाले बल की मान से कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब ऊपर की ओर अधिक बल लग रहा होता है तो वस्तु होता है वह किसी भी द्रव के तल के ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। लेकिन कंडीशन इसमें यह होता है कि वस्तु का जो आधा भाग होता है वो द्रव के तल के ऊपर होता है और आधा भाग होता है वो द्रव के तल के नीचे होता है। ठीक, देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये देख रहे हैं, ये द्रव का तल है हमारा, तो जो वस्तु होगा, वस्तु का आधा भाग होता है द्रव के तल से ऊपर होता है और शेष भाग होता है द्रव के तल के नीचे होता है। अर्थात वस्तु होता है उस द्रव में क्या करने लगती है, तैरने लगती है। ठीक है, अर्थात यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से कम होती है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से कम होती है तो वस्तु द्रव के तल में तैरने लगता है, जिसमें
वस्तु का कुछ भाग तल के ऊपर होता है। ठीक है, यदि वस्तु के भार को उसके उत्प्लावक बल के मान से कम मान लेते हैं तो वस्तु होता है द्रव में तैरने लगता है तथा कुछ भाग होता है द्रव के तल के ऊपर होता है। ठीक है, तीसरा और अंतिम कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन कि यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान के बराबर हो जाती है तो इस स्थिति में वस्तु होता है वह द्रव के तल के नीचे ऊपर नहीं जाएगा। इस प्रकार से द्रव के तल के नीचे ये तैरने लगता है। ठीक, हाँ, यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान के बराबर होता है तो वस्तु द्रव के तल के नीचे ठीक है, तो यदि हम वस्तु की भार को उसके उत्प्लावक बल के मान के बराबर मानते हैं तो वस्तु होता है वह द्रव के तल के नीचे में ही तैरने लग जाता है। अतः स्पष्ट हुआ कि जब वस्तु होता है वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के मान से कम होती है या उसके बराबर होता है तो वस्तु होता है वह द्रव में क्या करने लगता है, तैरने लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब किनको बोलते हैं? हमको मालूम है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जिसे बोला जाता है वायुमंडल, और इस वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है जो दाब आरोपित करती है जिसे ही बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, तो वायु के पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जिसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, जो गैसें हैं वो वायुमंडल पर दाब आरोपित करती है जिसे ही बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी चारों वायु का आवरण जैसे वायुमंडल कहते हैं तथा वायुमंडल के द्वारा
आरोपित दाब को है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और इस वायुमंडल के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। जिसे क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, तथा जिनका सूत्र इनका सूत्र को हम देते हैं P = H रो इंटू G। जहां पर देखते हैं वायुमंडलीय दाब है जिनको इस सूत्र H रो इंटू G के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां पर H है वह वायु के स्तंभ के ऊंचाई होता है, रो होता है वह वायु का घनत्व होता है, और G होता है वह गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस प्रकार वायुमंडलीय दाब को हम किनके द्वारा व्यक्त करते हैं, सूत्र H रो इंटू G के द्वारा, जहां पर H होता है वो वायु स्तंभ की ऊंचाई होता है, रो होता है वायु का घनत्व होता है, और G होता है वो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है ना। चलिए इसका इकाई देखते हैं अपन। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई, वायुमंडलीय दाब की इकाई की दो पद्धति की बात करते हैं। पहला अपन SI पद्धति जो इंटरनेशनल पद्धति होती है, इस पद्धति में वायुमंडलीय दाब की इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है इसकी इकाई, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। इसलिए एक पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसकी SI पद्धति में इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। अर्थात 1 पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तथा इसकी CGS पद्धति में इकाई हो जाएगा, न्यूटन को इकाई हो जाएगा डायन, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर। अर्थात CGS पद्धति में इनकी इकाई हो जाएगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। जनरली एक वायुमंडल जो दाब होता है वह 1.013 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पृथ्वी जो दाब आरोपित करता है उनका मान कितना होता है, ये मान होता है 1.013 इंटू 10⁻⁻5 और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये जो व्यंजक है इनको हम याद रखेंगे, क्योंकि ये व्यंजक है हमारा जब अंकित का सवाल हल करेंगे वहां पर ये काम आएगा। अर्थात जो वायुमंडलीय दाब होता है, इस वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब हो गया। वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया हमने कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है जिसे
वायुमंडल कहते हैं, तथा वायुमंडल के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, जिनकी एसआई पद्धति में इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिनको दूसरे रूप में हम पास्कल भी बोलते हैं, अर्थात 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और जिनकी सीजीएस पद्धति में इकाई होता है डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। साथ ही हम ये बताए आपको कि एक वायुमंडलीय जो दाब होता है उनका आंकिक मान होता है 1.013 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो आज के इस अध्याय में हमने आपको उत्प्लावकता और वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया। आगे के अध्याय में वायुमंडलीय दाब को मापने किस विधि से मापा जाता है इनके बारे में बताएंगे, और वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।